नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, ये करंट अफेयर लेक्चर सीरीज का 6वां लेक्चर है जिसमें हम आर्थिक घटनाक्रम की अर्धवार्ष की देख रहे हैं। जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने जो आर्थिक घटनाक्रम की अर्धवार्ष की है उसको प्रारंभ किया था। तो उसमें जो लास्ट न्यूज़ थी वो हमारी जो 2023-24 में भारत के वस्तुगत निर्यात और आयात से संबंधित थी उसको देखा था। उसको केवल हमने टच किया था क्योंकि ये जो न्यूज़ है इसे हम डिटेल में जो आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम इसे डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में अगर जो पहली न्यूज़ है वो आपकी हम देखने वाले हैं जो डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी का जो कलेक्शन है वित्तीय वर्ष 2023-24 में उसके आंकड़ों को लेकर है। और ये आंकड़े किसने जारी किए हैं? ये आंकड़े जारी किए हैं वित्त मंत्रालय ने। तो इसमें जो आपका 23-24 में जो प्रत्यक्ष कर है उसको जुटाने का जो अनुमान था वो था आपका 19.45 लाख करोड़ का, लेकिन जो करों की प्राप्ति हुई वो आपकी हुई 19.58 लाख करोड़। बस इतना ही याद रखना है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो आपका सकल कारपोरेट टैक्स संग्रह है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और जो कारपोरेट टैक्स की अगर जो बात है शुद्ध की तो वो पॉइंट ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो 9.11 लाख करोड़ का रहा है सेम टाइम ड्यूरेशन में। अगर शुद्ध वैयक्तिक आयकर की बात की जाए नेट पर्सनल इनकम टैक्स की तो वो आपका 23-24 में 10.44 लाख करोड़ था, जो कि अनंतिम था, अंतिम नहीं था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जीएसटी संग्रह, ये अभी हमने बात की डायरेक्ट टैक्स की। अगर जीएसटी संग्रह की बात करें, और दोस्तों ये भी याद रखना यहीं जो डायरेक्ट टैक्स हैं उनके उदाहरण आपके कारपोरेट टैक्स भी है और व्यक्तिगत आयकर तो है ही। इसके अलावा जो जीएसटी के आंकड़े हैं उसमें क्या है, तो वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जो जीएसटी है वो 2023-24 में कलेक्शन उसका रहा है केंद्र सरकार का 20.14 लाख करोड़, जो कि विगत वर्ष 2022-23 की तुलना में 11.7% ज़्यादा रहा है। और ये भी एक बिंदु है इसमें याद रखने योग्य कि जो जीएसटी है वो जीएसटी लागू होने के पश्चात ये 2023-24 में जो कलेक्शन हुआ है ये पहली बार हुआ है कि ये 20 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है, जो कि अभी पीछे देखा 20.14 लाख करोड़ हुआ है। और अगर इसी टाइम ड्यूरेशन में 23-24 में अगर हम लोग मंथली देखें इसका, तो ये आपका एवरेज रहा है 1.5 लाख करोड़, माफ़ कीजिए 1.68 लाख करोड़, जो कि 22-23 में 1.5 लाख करोड़ था। दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आपकी टाइम्स जो मैगजीन है उसके द्वारा विश्व के 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची से संबंधित है, जिसमें 100 जो कंपनियां हैं उनमें भारत की 3 कंपनियों को शामिल किया गया है। वो आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, सीरम इंस्टीट्यूट है ऑफ इंडिया और टाटा ग्रुप को जगह मिली है इसमें। और इसमें जो कैटेगरी है वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। बस इतना याद रखना, जो भारत की कंपनी है उनमें जो है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और टाटा ग्रुप, इन्हें जो है स्थान मिला है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों अरबपतियों की फोर्ब्स की सूची है, जो फोर्ब्स मैगजीन है उसके द्वारा अरबपतियों की जो सूची जारी की गई है उसमें कुल अरबपतियों की संख्या के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है, दूसरे नंबर पर अरबपतियों की संख्या चीन में है और तीसरे नंबर पर भारत में है। और अरबपतियों की संख्या के मामले में जर्मनी चौथे नंबर पर है और रूस 5वें नंबर पर। और अगर इसमें संपत्तिशाली व्यक्तियों के शीर्ष 3 स्थानों की बात की जाए तो वो 3 स्थान प्राप्त हुए हैं आपके बर्नार्ड एर्नोल्ट जो कि फ्रांस के हैं, और दूसरे नंबर पर एलन मस्क अमेरिका और तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस अमेरिका। अगर किसी भारतीय की बात की जाए तो इसमें भारतीयों में मुकेश अंबानी का स्थान 9वां है, याद रखना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों इसी सर्वे के आधार पर अगर हम भारत के जो अरबपति हैं उनमें शीर्ष 3 स्थान देखें संपत्ति के मामले में, तो पहले नंबर पर मुकेश अंबानी, दूसरे नंबर पर गौतम अडानी और तीसरे पर शिव नाडार। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो आपके चाबहार बंदरगाह से संबंधित है।
ये बंदरगाह रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो मध्य एशिया तक भारत के माल को पहुंचाने में काम आता है। ये चाबहार बंदरगाह ईरान में है और ईरान द्वारा 10 वर्ष के लिए इसके संचालन को भारत को सौंपने की लिए जो अनुबंध किया गया है उसके बारे में ये न्यूज़ है। और इसका जो टर्मिनल है इस बंदरगाह का जो भारत को सौंपा गया है, उस टर्मिनल का नाम है शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल। दोस्तों ये मैपिंग के क्वेश्चन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये याद रखना है। और भारत की किस कंपनी ने साइन किए हैं इस अनुबंध पर, तो वो साइन किए हैं इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने। तो दोस्तों यही डिटेल है कि ये मध्य एशिया और जो उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है उससे संबंधित भी है, क्योंकि उसी रास्ते में ये पड़ेगा। भारत से जो है माल जाएगा आपका चाबहार, फिर वहाँ से पश्चिमी यूरोप तक जाएगा, जिसमें आपके ईरान, अफ़गानिस्तान के साथ साथ आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया तथा यूरोप से कनेक्टिविटी बनेगी भारत की। दोस्तों अगली न्यूज़ है आपके एक संगठन से संबंधित जिसने भारत के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। और ये संगठन क्या है? ये संगठन है आपका यूरोप का मुक्त व्यापार संघ, जो कि 4 देशों का एक संगठन है। इसमें आपके नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein और स्विट्ज़रलैंड है। दोस्तों ये याद रखना है, ये यूरोपीय संघ नहीं है, यहाँ सावधान रहना है पढ़ने में। ये यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है जो कि इन 4 देशों का संगठन है। तो भारत ने इसके साथ ही ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ना कि यूरोपीय संघ के साथ। इसमें दोस्तों जो डिटेल लिखी है वो हमारे काम की है नहीं। दोस्तों अगली न्यूज़ अगर देखी जाए तो वर्ष 2023-24 के प्रमुख कृषिगत उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान से संबंधित है। दोस्तों ये अनुमान साल में एक से ज़्यादा बार प्रकाशित होते हैं, तो फाइनल जो आई दृष्टि आएगी उसमें जो हम इकोनॉमिक्स का सिनेरियो देखेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसी दौरान हम डिटेल में इन सारी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि उनमें फाइनल डेटा रहेगा जो एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों अभी इस तरह की जो न्यूज़ हैं इन्हें हम स्किप कर रहे हैं, वो उसी सीरीज़ में आपकी शामिल होगी, चाहे बागवानी की उपज के अग्रिम अनुमान हों या आपके कृषिगत फसलों के हों। तो अभी इनको हम यहाँ स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये आंकड़े बदलेंगे। दोस्तों अगली न्यूज़ है आपकी नवरत्न और महारत्न कंपनियों के दर्जे से संबंधित। तो दोस्तों जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है रेडा, जो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी है, जो भारत में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने में के क्षेत्र में कार्य करती है, इस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। और दोस्तों अगर किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया जाता है तो दोस्तों वो कंपनी बिना सरकार की अनुमति के 1,000 रुपये तक का निवेश कहीं से कर सकती है अपने कार्यों के लिए। और दोस्तों अगर इसी वर्ष की बात की जाए तो 2 और कंपनियों को इसी तरह का दर्जा नवरत्न कंपनी का मिला है, जिसमें आपके जो रेल मंत्रालय है उसकी कंपनी है आपकी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड, इन्हें भी ये दर्जा दिया गया है। दोस्तों इस तरह हमारे यहाँ कंपनियों की अलग अलग कैटेगरी है, जैसे महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है और मणिरत्न कंपनी है। ये दोस्तों पहले परीक्षाओं में पूछी गई हैं, तो आप जो इकोनॉमिक का सेक्शन पढ़ रहे हो खुद से उसमें आप देख लेना। दोस्तों इसमें जो 17 कंपनी है जिन्हें नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है सरकार के द्वारा, तो दोस्तों उनकी ये लिस्ट है, ये आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों अगर ये देखा जाए कि अभी तक मई 2024 तक के आंकड़ों में कितनी कंपनियों को महारत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त है, तो वो है आपकी 13 कंपनियों को। इनके नाम भी दोस्तों याद रखना है, आप गूगल करके देख सकते हो या इकोनॉमी के सेक्शन में देख सकते हो। और अगर मिनी रत्न कंपनियों की बात की जाए तो 75 कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त है। फिर दोस्तों अंतरिम बजट से संबंधित न्यूज़ है। दोस्तों अंतरिम बजट के बाद जो जुलाई में आपका बजट आया 2024-25 का डिटेल में, तो दोस्तों वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस बजट के बाद ही जो परीक्षाएं हैं उनमें जो जुलाई वाला बजट है पूर्ण बजट, उसके ही आंकड़े पूछे जाएंगे। फिर भी अंतरिम बजट से संबंधित 1-2 जो न्यूज़ हैं वो हमारे काम की रहेंगी, उन्हें हम देखेंगे। बाकी डिटेल में से हम जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट का सेक्शन है उसमें देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसमें ये याद रखना है कि जो अंतरिम बजट है वो किस तारीख को जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, तो वो प्रस्तुत किया गया था आपका 1 फरवरी 2024 को। फिर दोस्तों अगला फैक्ट इस बजट से संबंधित है कि इसमें जो है 4 वर्गों पर गौर किया गया है, उन पर जोर दिया गया है, उनकी स्थिति सुधारने पर जोर दिया गया है। वो है आपका निर्धन वर्ग,
महिलाओं का वर्ग, युवाओं का वर्ग और अन्नदाताओं का वर्ग, इन पर फोकस किया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ एक योजना के बारे में बात की गई है, जो सूर्योदय योजना है, वो रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए है। तो इसका मतलब क्या है, जो रूफ टॉप सोलर सिस्टम, जो छत हैं किसी बिल्डिंग्स की, उनके छतों पर जो है सोलर सिस्टम, सोलर प्लेट, सौर ऊर्जा प्लेटें लगाने की जो योजना है, इसमें जो है 1 करोड़ परिवारों के लिए ये योजना है, यानी 1 करोड़ परिवार लक्षित हैं और 300 यूनिट तक जो बिजली है, ऐसा अनुमान है कि वो उन्हें निःशुल्क प्राप्त हो सकेगी इस योजना के एप्लीकेशन के बाद। इसके अलावा दोस्तों जो पीएम गति शक्ति योजना चल रही थी, उसके तहत 3 रेलवे कॉरिडोर की बात भी इस बजट में की गई है। इनमें आपकी ऊर्जा, खनिज व सीमेंट कॉरिडोर, दूसरा पत्तन संपर्क कॉरिडोर और तीसरा भारी यातायात घनत्व कॉरिडोर, इनके बारे में बात की गई है। दोस्तों ये जो टेबल है, इसके आंकड़े ये फाइनल नहीं है, क्योंकि जो पूर्ण बजट आया था उसके आंकड़े महत्वपूर्ण रहते हैं, तो हम उसे तभी देखेंगे जब वो बजट इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे। दोस्तों सब्सिडी वगैरह, खाद्य सब्सिडी, ये भी हम तभी देखेंगे। हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं कि इस बजट के दौरान जो अंतरिम बजट था, इसमें अगर हम लोग अवरोही क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा जो आपकी सब्सिडी है वो खाद्य सब्सिडी पर धन व्यय करने की बात की गई, फिर उसके बाद उर्वरक सब्सिडी पर, फिर ब्याज सब्सिडी पर, फिर एलपीजी पर। फिर दोस्तों राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन के लक्ष्य, ये भी फाइनल दोस्तों हम लोग तभी देखेंगे। हालांकि इसमें एक फैक्ट हम लोग देख सकते हैं कि 25-26 तक जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 4.5% तक कम करने की बात को दोहराया गया है। फिर दोस्तों आगे देखें, अगर दोस्तों इस बजट में योजनाओं पर धन के आवंटन की बात की जाए, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो धन आवंटन हुआ है वो आपका हुआ है मनरेगा पर, फिर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। शीर्ष 4 दोस्तों ये याद रखने हैं। और कुछ और महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनके नंबर पूछे जा सकते हैं कि अंतरिम बजट में उनके लिए कितने धन व्यय की बात की गई। तो वो आपका स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें 12,112 करोड़ रुपए की बात की गई, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 19,000 करोड़ रुपए, और पीएम किसान योजना है। दोस्तों ये विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इस पर इस अंतरिम बजट में 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। फिर दोस्तों अगली न्यूज देखते हैं। दोस्तों इस बजट के 1-2 तथ्य और हैं महत्वपूर्ण, जिन्हें हम देख सकते हैं। जैसे जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी के 5.1% रहने का अनुमान है, ऐसा इस बजट में कहा गया है। और दोस्तों प्रति व्यक्ति आय के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार जो भारत का स्थान है पूरे विश्व में 142वें नंबर पर है, और भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2022-23 तक 1,72,000 हो गई है, जबकि 2014-15 से तुलना करें तो उस समय प्रति व्यक्ति आय 86,647 रुपये थी। अब दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। दोस्तों अगली न्यूज़ बहुआयामी गरीबी पर नीति आयोग की रिपोर्ट से संबंधित है। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसके प्रश्न हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, ऐसी प्रबल संभावना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यही याद रखना है कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया। तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया आपके नीति आयोग द्वारा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पर जो रिपोर्ट है उसे। और दोस्तों किस शीर्षक से ये रिपोर्ट जारी की गई, तो उस शीर्षक का नाम था नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आ प्रोग्रेस रिव्यू 2023। फिर दोस्तों इसी रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार अगर बात की जाए भारत के स्तर पर, देश के स्तर पर, तो इसमें जो बहुआयामी गरीबी है 2013-14 में जो 29.17% थी, वो घटकर 11.28% हो गई है। दोस्तों ये फैक्ट बिल्कुल रट लेना है। इसके अलावा अगर बहुआयामी निर्धनता में कमी की बात की जाए, उसकी प्रतिशत की कितनी कमी हुई है, तो आपकी हो जाएगी 17.89, क्योंकि 29 से 11 हुई है तो कितनी कमी हुई, 17.89% की। अगर दोस्तों नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से देखा जाए कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो वो हैं आपके 24.82 करोड़ लोग पूरे देश में। फिर दोस्तों यूपी का आंकड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपी के बारे में ये जो फैक्ट लिखा है कि राज्य स्तर पर देखा जाए तो पिछले जो 9 साल हैं, तो उनमें जो उत्तर प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, 5.94 करोड़। फिर इसके बाद बिहार का नंबर है, फिर मध्य प्रदेश का, फिर राजस्थान का। दोस्तों ये याद रखना है कौन कौन से राज्यों का क्रम है इसमें। फिर दोस्तों अगर देखा जाए तो अगले जो फैक्ट जो हमारे काम के हैं, उनमें ऐसा अनुमान है कि अगर इसी दर से गरीबी में गिरावट लगातार जारी रही तो 2024-25 तक गरीबी के एकल अंक तक पहुंचने की संभावना है। एकल का मतलब 1 से 10 के बीच में।
यानी 1 से 9 तक। ये कम हो सकती है। अभी दोस्तों कितनी है, अभी जो है वो आपकी 11.28% है। तो इसके और कम होने की चांस है, ऐसा अनुमान है। इसके अलावा जो गरीबी सूचकांक है, इसमें अगर इसका आकलन करें तो एक जो सतत विकास लक्ष्य है 1.2, जो कि बहुआयामी गरीबी को कम करने से संबंधित है, उस पर भी फोकस होता है। दोस्तों SDG बिल्कुल रट लेने हैं, 17 की 17। इसके अलावा नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें 12 संकेतकों को शामिल किया गया था। और जो पद्धति है वो अलक्रे और फोस्टल पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और जो 12 संकेतक हैं इनको भी दोस्तों रट लेना है, इसके भी प्रश्न पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में। तो ये 12 संकेतक है। पोषण के आधार पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का आकलन किया जाता है। बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते से संबंधित आयामों को देखा जाता है। फिर दोस्तों अगली न्यूज, विश्व के 10 सर्वाधिक मूल्यवान IT सेवा ब्रांड से संबंधित है। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है, ये आपका ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट नाम से है। और इसमें अगर देखें जो भारतीय कंपनी है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसमें ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2024 में टाटा कंसल्टेंसी भारत की कंपनियों में पहले स्थान पर है और इन्फोसिस दूसरे पर। और अगर सबसे मूल्यवान कंपनी की बात की जाए तो वो एक्सेंजर नाम की कंपनी है, और टाटा कंसल्टेंसी दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर इन्फोसिस है। तो दोस्तों ये आपकी इस टेबल में आप देख सकते हो। बस इतना ही याद रखना है कि भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है, TCS, और दुनिया की सबसे मूल्यवान, ये शायद ही प्रश्न में पूछा जाए, तो केवल हमें TCS का याद रखना। फिर दोस्तों दुनिया की बदनाम बाज़ारों में अमेरिकी सूची है बदनाम बाज़ारों की, उसमें 3 भारतीय बाज़ार शामिल हैं। दोस्तों ये भारत के लिहाज से अच्छी न्यूज़ नहीं है, तो हमारे काम की भी नहीं है। फिर दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भारत के पहले कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड ई-स्वर्ण से संबंधित है। दोस्तों जो कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड है वो इंडसइंड बैंक की तरफ से इसे जारी किया गया है, और इसका प्रयोग UPI सपोर्ट करने वाले ऐप के साथ लिंक किया जा सकता है। ये एक हिसाब का क्रेडिट कार्ड जैसा ही है, नाम से ई-स्वर्ण दिया गया है। और दोस्तों अगर आगे देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसने रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो दोस्तों पहला जो लॉन्च किया गया क्रेडिट कार्ड वो आपका किस बैंक के द्वारा, वो आपका इंडसइंड बैंक के द्वारा जारी किया गया, ये याद रखना है। दोस्तों अगली न्यूज़, NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा है, इससे संबंधित है। बस केवल इतना ही याद रखना दोस्तों इस खबर में कि NSE विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है, हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर अगली जो न्यूज़ है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024, ये जो रिपोर्ट है ये देखनी है कि ये किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है। तो इसे जारी किया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। सबसे पहले तो केवल यही याद रखना है कि ये रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है, और इसके जो आंकड़े दिए गए हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। हाँ, अगर भारत के बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट होती तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती थी। फिर दोस्तों अगली न्यूज़ है विश्व की सबसे मजबूत करेंसी से संबंधित। तो ये आंकड़े, तो ये आपका फोर्ब्स के द्वारा ये आकलन किया गया है कि कौन सी जो मुद्रा है वो विश्व में सबसे मजबूत है। तो वो आपकी कुवैती दीनार, जो दीनार मुद्रा कुवैत में है चलती है, जैसे भारत में रुपया चलता है, वो सबसे मजबूत करेंसी। अगर टॉप 3 की बात की जाए तो कुवैती दीनार, बहरीन दीनार और ओमानी रियाल। केवल दोस्तों हमें कुवैती याद रखना है। दोस्तों अगली न्यूज स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 से संबंधित है। पहले दोस्तों यही देखना है कि जो नेशनल स्टार्टअप डे किस तारीख को मनाया जाता है, वो आपका मनाया जाता है 16 जनवरी को। और इस साल का जो रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो रिपोर्ट है वो किस नंबर की है, तो 8वें नंबर की है। फिर दोस्तों इस रिपोर्ट को किन निकायों के द्वारा जारी किया गया, तो इसे DPIIT जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है, और जो वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है, उसके द्वारा इसे जारी किया गया है। स्टार्टअप की रैंकिंग में देखा जाए कौन से राज्य शीर्ष पर हैं, तो उसमें आपके जो उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के मामलों में हैं, जिन राज्यों की 1 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है,
उस कैटेगरी में गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये राज्य शीर्ष राज्य के रूप में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उभर कर सामने आए हैं। इसमें दोस्तों जो 20 श्रेणी के राज्य जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम है उनमें हिमाचल प्रदेश का अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। और इसके अलावा 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें मूल्यांकन किया गया था। इसमें दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है ये हमें याद रखना है कि ये किस श्रेणी में इसने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो वो आपकी रहेगी श्रेणी ए के लीडर श्रेणी में। तो उसमें आपके यूपी के साथ आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड है, ये याद रखना है। अगर श्रेणी बन के शीर्ष राज्य देखे जाएँ प्रदर्शन के मामले में तो आपके महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना, ये याद रखना है। दोस्तों यूपी का काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये तो याद रखना ही है कि लीडर्स श्रेणी में उसको शामिल किया गया है। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो भारत FATF के रेगुलर फॉलोअप देशों के समूह में शामिल हो गया। दोस्तों जो FATF है जो कि आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देने वाले जो संगठन है उनको जो है वित्त पोषित जिन देशों के द्वारा किया जाता है उनसे निपटने के लिए और उन देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। और इसमें जो है 4 प्रकार की श्रेणियां हैं, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, इनहेंस्ड फॉलोअप और रेगुलर फॉलोअप। तो दोस्तों इनमें जो रेगुलर फॉलोअप श्रेणी है वो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी होती है, तो इसी में भारत को शामिल किया गया है। और इसमें अन्य देश आपके इटली, फ्रांस और ब्रिटेन है, और भारत भी अब इसमें शामिल हो गया है। और इसमें जो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट है वो ऐसा माना जाता है कि वो देश आतंकी ग्रुपों को फंडिंग करते हैं, तो इनमें पाकिस्तान पहले शामिल हो गया था। जैसे ब्लैक लिस्ट में आपका उत्तर कोरिया है, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान था। तो दोस्तों इस तरह से आर्थिक घटनाक्रम की जो अर्धवार्षिकी की खबरें हैं वो हमारी ख़त्म हो गई हैं। हमने वो 2 लेक्चर जो किए हैं उसमें ये सेक्शन ख़त्म हो गया है। फिर दोस्तों अब जो अगला सेक्शन है वो यूपी स्पेशल के जो करंट अफेयर्स के तथ्य हैं उनसे संबंधित है। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रारंभ करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।